हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जब भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें बिजनेस करना है तो हम लोग कौन से फॉर्म में ऑपरेट करने वाले हैं वो भी हमें डिसाइड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो, जैसे कि सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, HUF, जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम लोग हमारा बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम लोग 3 अलग अलग फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सोल ट्रेडर, सेकेंड इज HUF दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड थर्ड वन इज पार्टनरशिप। ये 3 अलग अलग फॉर्म्स हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इतनी चीज़ें हमको यहाँ पर इस चैप्टर में कवर करनी है। सबसे पहला फॉर्म हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो हम उसे सोल ट्रेडर भी बोल सकते हैं। सोल ट्रेडर मीन्स सिंगल ट्रेडर। यहाँ पे बेसिकली वन मैन शो की बात की है कि अगर मैं मेरी बात करता हूँ, सपोज आई एम ए सोल ट्रेडर, सो आई एम हैविंग अ वन मैन शो। ओनरशिप भी मेरी है, कंट्रोल भी मेरा है और मैनेजमेंट भी मेरा है। यहाँ पे सब कुछ जो सोल ट्रेडर है वो खुद ही क्या करने वाला है, हैंडल करने वाला है, मैनेज करने वाला है। कैपिटल को अरेंज भी वही करेगा। सारी चीज़ें, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी है, सोल ट्रेडर की। और अगर सोल ट्रेडर मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ओनरशिप, रिस्क, सब कुछ सोल ट्रेडर का, तो एक चीज़ याद रखना, जितना भी रिवॉर्ड है मतलब प्रॉफिट, वो प्रॉफिट भी किसका होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सोल ट्रेडर का। पूरा प्रॉफिट भी सोल ट्रेडर का होगा और पूरा का पूरा लॉस भी सोल ट्रेडर का होगा। ऑब्वियस बात है, रिस्क ज़्यादा है, बट हाँ, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। सो बेसिकली इट इज़ ए वन मैन शो। सो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे सोल ट्रेडर का। सोल ट्रेडर इज सच अ फॉर्म इन विच द फर्म इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पर्सन। ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल सिर्फ एक जन के पास है। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन इन्वेस्ट द कैपिटल, starts and develops the business and looks after the activities of business like purchase, sale and the result of business such as profit। मतलब जो सोल ट्रेडर है वो सभी चीज़ें कर रहा है, परचेज है, सेल है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है, प्रॉफिट है, वो सभी चीज़ों को कौन हैंडल करेगा, तो सिर्फ एंड सिर्फ सोल ट्रेडर। सो सबसे पहले तो हमको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सोल ट्रेडर या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन विल ब्रिंग द कैपिटल, विल बेयर द रिस्क, विल हैव द प्रॉफिट और लॉस। सो ये सोल ट्रेडर का मीनिंग है। अब अगर हमें डिटेल में उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हम उसके फीचर्स देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारा जो फीचर है वो है ईजी टू एस्टैब्लिश। अब सबसे पहले सोल ट्रेडर के केस में हम लोग अगर बात करें एस्टैब्लिशमेंट की, मुझे अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं बहुत ही आराम से क्या कर सकता हूँ, बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकता हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। एज सच कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ या लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ ये सब की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर सपोज़ हमारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है या ऐसा कोई बिजनेस है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। अदर देन दैट, नॉर्मल बिजनेस के लिए कभी भी सोल ट्रेडर को कोई लीगल फॉर्मेलिटी या ऐसा कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से वो क्या कर सकता है, बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकता है। सो फर्स्ट इज ईजी टू एस्टैब्लिश। सेकेंड फीचर इज कैपिटल। जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल कौन लेके आ रहा है, सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर ब्रिंग्स द कैपिटल। इफ कैपिटल इज इनसफिशिएंट, मुझे लग रहा है कि यार कैपिटल सफिशिएंट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोरो कर सकता हूँ। द सोल ट्रेडर कैन यूज बोरोड फंड ऑल्सो। बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इवन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। सो सोल ट्रेडर यूजेस हिज ओन कैपिटल, and if the capital is insufficient then he can borrow it from the bank or financial institutions. Next, third is power of administration. Sole trader is the administrator of the business. पूरे बिजनेस को अगर मैनेज कर रहा है ना तो वो कौन है, सोल ट्रेडर। अकाउंटिंग है, परचेज है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, ये सभी की सभी एक्टिविटीज़ कौन हैंडल कर रहा है, सोल ट्रेडर हैंडल कर रहा है। सो बेसिकली ही हिमसेल्फ इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बिजनेस। ओनरशिप भी हमारी है और मैनेजमेंट भी हमारा है यहाँ पे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजंस। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ वर्क सबसे बड़ा एडवांटेज है, दैट नो वन कैन इंटरफेयर इन द बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडर।
अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे बिजनेस में कोई भी इंसान इंटरफेयर कर सकता नहीं है, प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मुझे जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन मैं आराम से ले सकता हूँ, मुझे किसी को कंसल्ट नहीं करना है, किसी का ओपिनियन नहीं लेना है। सो यहाँ पे क्विक डिसीजंस आ सकते हैं। अगर मैं किसी और को कंसल्ट करने जाता हूँ, उनका ओपिनियन लेता हूँ, तो शायद टाइम लगेगा, डिले इन डिसीजन मेकिंग। बट यहाँ पे मैं सोल ट्रेडर हूँ, मैं खुद ही सभी डिसीजंस ले रहा हूँ। मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, एंड दैट टू देयर इज कंप्लीट फ्रीडम इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट, लायबिलिटी। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी इज बेसिकली एन ऑब्लिगेशन, उधार है, पे करना बाकी है। यहाँ पे सोल ट्रेडर के केस में हमें याद रखना है, द लायबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी हमेशा कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। आज एक चीज़ याद रखना, अनलिमिटेड लायबिलिटी, द सोल ट्रेडर इज लायबल टू सेल इवन द पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर मैं मेरे क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाया तो बिजनेस एसेट्स के साथ साथ मुझे मेरे पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे कि हाउस है, कार है, ये सभी चीज़ों को भी सेल करना होगा टू रीपे द डेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के डेट्स को रीपे करने के लिए मुझे हर चीज़ क्या करनी पड़ेगी? सेल करनी पड़ेगी, चाहे वो बिजनेस के एसेट्स हो या फिर मेरे पर्सनल के एसेट्स हो। एक तरीके से देखा जाए ना तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बिजनेस एसेट्स के साथ साथ हमारे जो पर्सनल एसेट्स है वो भी क्या हो जाएंगे? सेल हो जाएंगे। सो लायबिलिटी इज ऑलवेज अनलिमिटेड इन केस ऑफ सोल ट्रेडर। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। अब सीक्रेसी मेंटेन होती है यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं सोल ट्रेडर हूँ, मैं अकेला इंसान हूँ बिजनेस में, मेरे अलावा मेरे बिजनेस के सीक्रेट्स किसी को भी नहीं पता है। So I can easily maintain secrecy of my business. Very easy point. Next is personal contact. Personal contact. Sole trader can make personal contact, can keep personal contact with the customers. अगर मैं कस्टमर्स के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखता हूँ तो ऑब्वियस बात है, अच्छी चीज़ है। मुझे कस्टमर के टेस्ट, प्रेफरेंस और वो सभी चीज़ों के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा, और मैं उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से क्या कर सकता हूँ? उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो सोल ट्रेडर इज ऑलवेज इन ए पर्सनल कॉन्टैक्ट विद दी कस्टमर्स। एंड लास्ट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। नॉर्मली जब हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी सबकी बात करते हैं तो वहाँ पे ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। In case of joint stock company, shareholders are the owners of the company, whereas the management is in the hands of board of directors. ओनरशिप अलग मानी गई है और मैनेजमेंट को अलग कंसिडर किया है, जबकि सोल ट्रेडर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। सोल ट्रेडर के केस में आई एम दी ओनर एंड आई एम ऑल्सो हैविंग द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी मैं ही ओनर हूँ और मैं ही सब चीज़ों को क्या कर रहा हूँ? मैनेज कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों एक ही इंसान के पास है। सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ तक हम सभी को क्लियर होना चाहिए। यह हमने फीचर्स देखे हैं, फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडर, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम उसके एडवांटेजेस देखेंगे कि अगर से फॉर एग्जांपल हम लोग सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट करते हैं एज ए सोल ट्रेडर तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है। फर्स्ट एडवांटेज इज ईजी एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस। जो एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन लिमिटेड कैपिटल के साथ भी मैं क्या कर सकता हूँ? बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मैं अनएजुकेटेड हूँ तो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। नॉर्मल अगर कैपेबिलिटीज़ है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ? बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। सो एज सच अगर किसी भी इंसान ने ऐसा सोचा है कि उसे सोल प्रोप्राइटर की तरह काम करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बहुत ही आसानी से क्या कर सकता है? बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सो फर्स्ट एडवांटेज इज ईजी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट, सेकेंड इज लेस कैपिटल। दूसरी चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत ही आसानी से बिजनेस कर सकता हूँ। सो अ पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस इवन विथ लिमिटेड कैपिटल। क्या ज़रूरी है सबके पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल होगा? नहीं। सो अगर मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ? बिजनेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट एडवांटेज इज मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। सोल ट्रेडर के केस में, सोल प्रोप्राइटर के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं। आई एम द सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियस बात है, जितने भी सीक्रेट्स है वो मेरे पास है, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ से रिलेटेड।
एक और एडवांटेज है, मुझे अकाउंट से सब डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी और वो सब में ना अकाउंट से सबको डिस्क्लोज करना पड़ता है, यहाँ पे पब्लिकली मुझे अकाउंट्स और वो सब डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर सीक्रेसी भी क्या होने वाली है, मेंटेन होने वाली है। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजंस। क्विक डिसीजन मैं बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी क्या कर सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ, बिकॉज अ सोल प्रोप्राइटर इज नेवर बाउंड टू कॉन्टैक्ट एनीवन, कंसल्ट एनीवन, किसी का ओपिनियन ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता हूँ। डिले इन डिसीजन मेकिंग या ऐसे कोई चीज़ के चांसेस नहीं है। मार्केट में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो हम उन चेंजेस को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। सो क्विक डिसीजंस ये एक और क्या है, एडवांटेज है, किसके लिए, सोल प्रोप्राइटर के लिए। नेक्स्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट, हमने ये भी देखा था फीचर्स में। अ सोल प्रोप्राइटर कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, विद द एम्प्लॉयज़, विद द सप्लायर्स एंड एवरीवन। मैं अगर सोल ट्रेडर हूँ तो मैं हर किसी के साथ क्या कर सकता हूँ, पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकता हूँ। नॉर्मली जब हम कस्टमर्स की बात करते हैं तो कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रह के टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उनकी नीड्स, उनकी वांट्स, वो सब चीज़ के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें प्रॉपर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर को जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा ही प्रोडक्ट हम उन्हें क्या करेंगे, ऑफर करेंगे। सो पर्सनल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स चेंज, यानी अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो हम लोग हमारे बिजनेस में भी क्या कर सकते हैं, चेंजेस लेके आ सकते हैं। मैं बहुत ही आसानी से क्या कर सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ। मुझे अगर मेरे बिजनेस के अंदर चेंजेस करने हैं तो मैं अकॉर्डिंगली चेंजेस भी कर सकता हूँ, पॉसिबल है वो चीज़। सो देर इज़ ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट एडवांटेज इज लेस टैक्स बर्डन। जब हम टैक्स बर्डन की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, सोल ट्रेडर के केस में जो मेरी इनकम है वही बिजनेस की इनकम मानी जाती है। इनकम ऑफ द सोल ट्रेडर दैट इज द पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम ऑफ द बिजनेस। सो जो टैक्स का रेट एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है वही टैक्स का रेट सोल ट्रेडर बिजनेस के केस में एप्लीकेबल है। सो यहाँ पे और दूसरी चीज़, सोल ट्रेडर की जब हम बात करते हैं बिजनेस लिमिटेड स्केल पे है, ऑब्वियसली इनकम भी लिमिटेड स्केल पे होगी, और ऑब्वियसली अगर इनकम लिमिटेड है तो टैक्स भी मुझे क्या करना होगा, कम ही पे करना होगा, ज़्यादा टैक्स पे करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट एडवांटेज, लेस लीगल रेस्ट्रिक्शंस। जो लीगल रेस्ट्रिक्शंस है ना वो बहुत कम है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ सब की बात करें तो एज सच हमें अप्रूवल ये सब की ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस को एक्सपांड करना है, बिज़नेस को वाइंड अप करना है, एज सच इन सभी चीज़ों के लिए हमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। बट हाँ, मैंने बताया था जो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, फार्मास्यूटिकल है, रेस्टोरेंट्स है या ऐसा कुछ है, तो ही हमें लाइसेंस लेना है या लीगल फॉर्मेलिटी में जाना है। अदर देन दैट कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, हमारा बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये एडवांटेजेस थे, एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहले हमने देखा मीनिंग, नेक्स्ट फीचर्स एंड नेक्स्ट एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट हम जो देखने जा रहे हैं वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब लिमिटेशंस देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस हम लोग फेस कर सकते हैं अगर सोल प्रोप्राइटर की तरह बिजनेस करते हैं तो। फर्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल। नो डाउट कैपिटल, स्मॉल कैपिटल से भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छी बात है, एडवांटेज है कहीं ना कहीं। बट एक लेवल के बाद अगर मैंने ऐसा सोचा है कि मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है तो बिजनेस एक्सपांड करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कैपिटल ला कर भी कितना लेके आएंगे हम। अगर मैं बोरो कर रहा हूँ तो कितना बोरो करूँगा, एक लिमिट आ जाती है। सो यहाँ पे कैपिटल एक लिमिट से ज़्यादा लेके आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर मुझे रॉ मटेरियल परचेज़ करना है लार्ज क्वांटिटी में, बिग मशीन्स परचेज़ करनी है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फेस करनी होगी, क्योंकि हमारे पास एज सच बहुत ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये हमने पहले भी देखा था, फीचर्स में हमने देखा था लायबिलिटी। मैंने आप लोगों को बताया था अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर मैं अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाया, डेट्स क्लियर नहीं कर पाया, तो बिजनेस एसेट्स तो सेल करने ही हैं, बट बिजनेस एसेट्स के साथ साथ मुझे मेरे पर्सनल एसेट्स भी क्या करने होंगे, सेल करने होंगे। द पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो। मेरे पास घर है, गाड़ी है, जो भी चीज़ है, इवन वो भी मुझे सेल करना होगा इन ऑर्डर टू रीपे द डेट्स ऑफ द बिजनेस।
सो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये। नेक्स्ट थर्ड इज शॉर्ट ड्यूरेशन। यहाँ पर ड्यूरेशन की बात की है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, लाइफ ऑफ बिजनेस बहुत शॉर्ट है, क्योंकि अगर सोल ट्रेडर को, सोल प्रोप्राइटर को कुछ भी हुआ तो डायरेक्टली बिजनेस पे इफेक्ट आता है। इलनेस है, इंसॉल्वेंसी है, मेंटल स्टेबिलिटी है, डेथ है, ऐसे कोई भी केस में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है बिजनेस पे। शायद ऐसा हो सकता है कि बिजनेस रुक जाए या बिजनेस पहले जितना अच्छा ना चले, क्योंकि पॉसिबल है कि मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो उस बिजनेस को इतना अच्छे से ना चला पाए। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस पूरी तरीके से क्या हो जाए, वाइंड अप हो जाए, मतलब बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाए। सो जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे क्या है, बहुत ही शॉर्ट है। अगर सोल ट्रेडर को कुछ भी हुआ तो ऑब्वियस बात है बिजनेस पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड वर्क कैपेसिटी। आज कोई भी सोल ट्रेडर हो, कोई भी इंसान हो, वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितनी भी एफिशिएंसी क्यों ना हो, लेकिन जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, नॉर्मली लिमिटेड। आज एक चीज़ सोच के देखो, अगर मैं सोल ट्रेडर हूँ, सोल प्रोप्राइटर, तो अकाउंटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, क्या मैं सभी एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट हूँ, ऐसा ज़रूरी है? नहीं, पॉसिबल नहीं। सो कैपेसिटी हमारी लिमिटेड है, एक लेवल से ज़्यादा काम करना हमारे लिए प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत डिसीजन लें। नॉर्मली पार्टनरशिप बिजनेस में या फिर एचयूएफ में या जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम लोग क्या करते हैं, किसी और को कंसल्ट करते हैं। अगर हमारे पास ओपिनियंस है, सजेशंस है, तो क्या पता हमारा डिसीजन और अच्छा हो, द लेवल ऑफ डिसीजन इज मच बेटर। बट यहाँ पे अगर मैं अकेला इंसान डिसीजन ले रहा हूँ तो चांसेस है कि शायद मैं गलत डिसीजंस ले सकूँ, रॉन्ग डिसीजन। मेरा डिसीजन हर बार सही हो उसकी एज सच कोई श्योरिटी या कोई गारंटी नहीं होती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि अगर मुझे लार्ज स्केल पे मेरा बिजनेस लेके जाना है तो मैं नहीं लेके जाऊँगा। उसका रीज़न है यहाँ पे लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड लायबिलिटी के डर की वजह से ही कोई भी सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पे नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ठीक है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो लार्ज स्केल पे लॉस हो सकता है हमें यहाँ पे। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी के पॉइंट की वजह से बिजनेस को लार्ज स्केल पे ले जाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिस्की हो जाएगा। सो नॉर्मली सोल ट्रेडर बिजनेस हम लोग लार्ज स्केल पर लेकर नहीं जाते। सो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तीन में से सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये तीन में से फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, वो है सोल ट्रेडर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एचयूएफ और उसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे पार्टनरशिप। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर में देखा सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडर, मतलब मैं बिजनेस कर सकता हूं एज ए सोल ट्रेडर, सिंगल पर्सन। ये जॉइंट हिंदू फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, मतलब बेसिकली इट इज अ फैमिली बिजनेस। अगर मैंने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया है, जो मेरे फादर या मेरे ग्रैंडफादर ऑलरेडी क्या कर रहे थे, चलाते आ रहे थे, उसी में मैंने ज्वाइन कर लिया है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जो बिजनेस है ग्रैंडफादर चला रहे हैं, फादर भी उसी में है और मैंने भी उसी बिजनेस को क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। और ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के हिसाब से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को चलाया जाता है। जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं, इस फॉर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे जो हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली, से फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर, सो ग्रैंडफादर विल बी नोन एज कर्ता। यानी यहाँ पर जितने भी डिसीजंस है, फाइनेंशियल डिसीजंस है या बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस है, वो सभी के सभी डिसीजंस कौन लेगा, तो सिर्फ और सिर्फ कर्ता। दूसरे जो मेंबर्स है, से फॉर एग्जांपल फादर, सन, ये जितने भी मेंबर्स है, ये सभी मेंबर्स नो डाउट एचयूएफ के मेंबर कंसिडर किए जाते हैं, बट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के मैनेजमेंट में ये लोग हेल्प कर सकते हैं, बट पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है। जो भी पावर्स है तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ कर्ता के पास है। हम लोग एक चीज और याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर हमें मेंबर बनना है तो एक ही तरीका है, दैट इज बाय बर्थ। अगर मैंने उस पर्टिकुलर फैमिली में बर्थ लिया है तो ही मैं एचयूएफ का मेंबर बन सकता हूँ। नो आउटसाइडर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, इम्पॉसिबल।
और दूसरी चीज, यहाँ पे जो लायबिलिटी की बात करते हैं, जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटर के केस में देखा था, सोल ट्रेडर के केस में, द लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड, मतलब उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करनी होगी, सेल करनी होगी। लेकिन जब हम लोग एचयूएफ की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में कर्ता की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता विल बी अनलिमिटेड, whereas the liability of the members will be limited। अब मीनिंग के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमें देखना है वो हम देखते हैं फीचर्स, थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सबसे पहला फीचर हमने देखा है एग्जिस्टेंस बाय लॉ। जब मैं एचयूएफ की बात करता हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये किस तरीके से एग्जिस्ट हुआ है, बाय लॉ, लॉ की मदद से इसका एग्जिस्टेंस हुआ है। सेकेंड इज मैनेजमेंट। हमने अभी अभी देखा कि एचयूएफ को कौन मैनेज करता है, हेड ऑफ द फैमिली, एंड हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता, सीनियर मोस्ट पर्सन। जो सीनियर मोस्ट पर्सन है वही यहाँ पे सभी डिसीजन क्या करने वाला है, लेने वाला है। नेक्स्ट थर्ड इज इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन। जब हम इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के रहने वाले हैं। जो दूसरे मेंबर्स है वो एज सच बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दे हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, दे कैन ओनली हेल्प इन द बिजनेस, और ना ही वो लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। मतलब अगर कर्ता ने किसी चीज से रिलेटेड डिसीजन लिया है, तो उस डिसीजन की सूटेबिलिटी पे ऑब्जेक्शन रेज करना प्रैक्टिकली दूसरे मेंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबरशिप। मैंने जस्ट अभी अभी 2 मिनट पहले ही बताया दैट मेंबरशिप कैन बी एक्वायर्ड ओनली एंड ओनली बाय बर्थ। नो आउटसाइडर कैन बिकम अ मेंबर इन एचयूएफ। कोई भी आउटसाइडर एचयूएफ का मेंबर नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो भी किसके हाथ में होंगे, ऑब्वियसली कर्ता, द सीनियर मोस्ट पर्सन। याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एचयूएफ पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन हो, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन हो, कोई भी चीज हो, वो सब कुछ कौन डिसाइड करने वाला है, कर्ता, दैट इज द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं, हमने अभी अभी देखा था दैट द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, whereas the liability of the members is limited। जो भी मेंबर्स है, फादर है, सन है, वो सभी लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी डिसीजन मेकिंग पावर, फाइनेंशियल डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजन, वो सब कुछ किसके पास है, कर्ता के पास है। तो लायबिलिटी भी अनलिमिटेड किसकी होनी चाहिए, कर्ता की होनी चाहिए। सो उस चीज का हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन। जब हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं, सोल ट्रेडर के केस में तो लाइफ बहुत अनसर्टन है। अगर सोल ट्रेडर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस वहीं पे वाइंड अप हो जाता है। हाँ, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैरी ऑन करता है तो अलग बात है। लेकिन एचयूएफ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एचयूएफ के अंदर बहुत सिंपल चीज है, जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन होगा वो बिजनेस को क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है, फादर उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर फादर की डेथ हो जाती है तो सन उस बिजनेस को क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस क्या हो रहा है, पास ऑन हो रहा है। बिजनेस कैसे आ रहा है, थ्रू इनहेरिटेंस। सो हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो लाइफ स्पैन है, एज बिजनेस कंटिन्यू करता है, जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन होगा वो डेफिनेटली क्या बन जाएगा, कर्ता। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स। जब फंड रेज करने की बारी आती है, तो फंड रेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम एचयूएफ के अंदर अगर देखें तो सिर्फ कौन है, फैमिली मेंबर्स। और फैमिली मेंबर्स की एक लिमिट होती है, एक कैपेसिटी होती है कि इस अमाउंट से ज्यादा वो लोग फंड रेज कर पाएंगे नहीं। तो वो चीज का हम लोग क्या करेंगे, कंपलसरी बेसिस पे ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी। अगर यहाँ पे एचयूएफ को, बिजनेस को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो ऑब्वियस बात है जो फैमिली मेंबर्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट। बिजनेस इंसॉल्वेंट तो फैमिली मेंबर्स भी इंसॉल्वेंट, एक्सेप्ट माइनर। माइनर्स आर एक्सक्लूडेड। माइनर को हम लोग इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकते नहीं है। सो उस चीज का हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। सो बिजनेस करने का ये दूसरा फॉर्म है हमारा। फर्स्ट हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप, एंड सेकंड हमने देखा है एचयूएफ, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोल सकते हैं। अब हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। सबसे पहले हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम लोग सोल ट्रेडर भी बोलते हैं। फिर हमने देखा एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोलते हैं। और अब थर्ड फॉर्म हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप का बहुत सिंपल मीनिंग है टू और मोर देन टू पर्सन्स। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट,
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में एक मिसकंसेप्शन है, लिखते टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं मोर देन टू। याद रखना मोर देन टू नहीं है, टू और मोर देन टू। अगर दो लोग हैं तो भी उसे क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप बोला जाएगा। सो बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अगर कोई लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए एज सच कोई लॉ नहीं था, लेकिन पार्टनरशिप के लिए एज सच एक लॉ बना हुआ है, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लॉ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अंदर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, पावर्स, ये सभी चीजें मेंशन की हुई है। सो बेसिकली हम लोग जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। सो अब हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे कि उसके फीचर्स क्या है। सबसे पहले मेन चीज हम लोग याद रखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड उसका डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन सच पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं। विच इज रन बाय ऑल और बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। से फॉर एग्जाम्पल तीन पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एक पार्टनर सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे क्या कर रहा है, बिजनेस चला रहा है। सो बेसिकली इट इज रन बाय ऑल और बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। अब उसके फीचर्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है रिलेशन बाय एग्रीमेंट। अगर हम लोग कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, तो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज अ मस्ट। हाँ, एग्रीमेंट कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी आइदर ओरल एग्रीमेंट और इट कैन बी ए रिटन एग्रीमेंट, बट रिटन एग्रीमेंट इज ऑलवेज प्रिफरेबल। हमेशा क्या होना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। और अगर रिटन एग्रीमेंट होगा तो अच्छी चीज है हमारे लिए। अगर आगे जाके देखें तो डिस्प्यूट के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो बेसिकली रिटन एग्रीमेंट इज प्रिफरेबल। ओरल एग्रीमेंट का कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, आगे जाके डिस्प्यूट हो सकता है। आपके ऊपर है, आप लोग चाहो तो ओरल एग्रीमेंट में भी जा सकते हो, रिटन में भी, बट याद रखना हमेशा रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफरेबल। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस। पार्टनरशिप बिजनेस का जो एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज या कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो वॉलेंट्री है, मतलब ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। अथॉरिटी है जिसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। और यहाँ पे हम लोग किस चीज का ध्यान रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है आपके बिजनेस का तो आप करवा सकते हो, अगर नहीं करवाना तो भी कोई इश्यू नहीं है। लॉ के साइड से एज सच कोई कंपल्सन नहीं होगा। सो रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल बट अगेन प्रिफरेबल है। अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो अच्छी चीज है, कुछ उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। जब हम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि पार्टनरशिप में हमने स्टार्टिंग में मीनिंग में ही देखा था, टू और मोर देन टू। मतलब मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, तो टू, मिनिमम टू पार्टनर्स। एंड मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से 100 पार्टनर्स होने चाहिए। जो क्लॉज नंबर 464 है उसमें ऐसा लिखा है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स अलाउड है, 464। क्लॉज 464 में लिखा है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स अलाउड है। बट जब कंपनीज एक्ट 2014 के ईयर में जब अमेंडमेंट आया था उसके क्लॉज नंबर 10 में क्या लिखा है, तो मैक्सिमम कितने पार्टनर्स, 50 पार्टनर्स की बात की है, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। नेक्स्ट पर्पस की अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्पस मतलब बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोला है। बहुत सिंपल चीज है कि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, टू अर्न प्रॉफिट। कभी भी हम लोग सोशल सर्विसेज के लिए या रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, नो डाउट वो लीगल है, लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, नहीं। सो हमेशा अगर हम लोग प्रॉफिट मोटिव के साथ चल रहे हैं तो ही हम उसे क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस बोल सकते हैं। कभी भी रिलीजियस एक्टिविटी या सोशल सर्विसेज को हम लोग पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। सो हमारा जो मोटिव है, हमारा जो पर्पस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल की बात की है, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे हम जो पैसा लेके आते हैं वो, ऑल द पार्टनर्स जनरली ब्रिंग द कैपिटल इन द पार्टनरशिप। नॉर्मली ऐसा होता है कि जितने भी पार्टनर्स है वो सब कैपिटल लेके आते हैं। हाँ, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कैपिटल लेके ही आना है।
ऐसा भी हो सकता है कि शायद कुछ पार्टनर्स कैपिटल ना लेके आए, बट नॉर्मली कैपिटल लेके आते हैं, और जो भी कैपिटल लेके आते हैं उससे पार्टनरशिप डीड में शो किया जाता है। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। सो हम लोग पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, हम लोग शो करते हैं कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। जब हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सभी पार्टनर्स मिलके मैनेज करते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी हर पार्टनर क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस के अंदर, डिसीजन मेकिंग और सब कुछ में पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन। यहाँ पे बोला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। In case the partners are not able to repay the debts, they will be required to sell their personal property also. अगर वो लोग अपनी लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पा रहे तो बिजनेस प्रॉपर्टी के साथ साथ उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करनी होगी, सेल करनी होगी। और ये पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज भी कहा जाता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इवन हमें हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करनी पड़ती है, सेल करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर सी ने ऐसा सोचा है कि आज से वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं मिस्टर डी को। मतलब अब से पार्टनर कौन होंगे, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर डी। बट ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर तुम्हें अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है किसी को, मिस्टर सी अपनी जगह पे मिस्टर डी को लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मिस्टर सी को मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का कंसेंट लेना होगा। सभी पार्टनर्स का कंसेंट लेंगे, सभी लोग अप्रूवल देंगे, उसके बाद ही हम लोग हमारा इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस। जब हम लीगल स्टेटस की बात करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पार्टनरशिप के लिए एक पूरा का पूरा लॉ है, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, इस लॉ में जितने भी पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज, रूल्स, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीजें, वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया है, और हम उन्हीं चीजों को क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। सो इसका एक लीगल स्टेटस है। एंड लास्ट इज लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म। जब हम फर्म के लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म का जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा छोटा है। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, ऐसा कुछ भी, तो पार्टनरशिप वहां पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है दैट द रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कंटिन्यू द बिजनेस। अगर 5 पार्टनर है, किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो रिमेनिंग 4 पार्टनर जो है, 4 पार्टनर्स है, वो लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो वो एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है। सो यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले सभी को मीनिंग एंड उसके फीचर्स क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। मतलब अगर हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस है। सो हम लोग एक एक करके अब एडवांटेजेस देखने वाले हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। यानी अगर हमें पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा यहाँ पे, और जो प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में इन्वॉल्व नहीं होना, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर मुझे मेरे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मैं करवाऊंगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना तो मैं नहीं करवाऊंगा, ऑप्शनल चीज़ है। हाँ, एडवाइजेबल है कि रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, बट अगर नहीं करवाना आपको तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम ऐसा आने वाली नहीं है। सो फर्स्ट इज ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस। नेक्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। पार्टनरशिप में नॉर्मली अगर हम लोग देखें ना तो जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सभी पार्टनर्स की जो भी नॉलेज है, स्किल, इंटेलिजेंस, स्किल, एक्सपीरियंस, वो सभी चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है। सभी पार्टनर्स अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, सजेशन देते हैं, सो उसका बेनिफिट मिलेगा। मैनेजमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, पहले से और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस। यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में पार्टनरशिप में जो क्रेडिट वर्दीनेस है, जो गुडविल है, वो कंपैरेटिवली क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे अगर कोई भी इंसान आपको गुड सेल करने से हेजिटेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे 3, 4, 5, 6 पार्टनर्स हैं। सो अगर हम इन्हें गुड सेल करेंगे तो रिकवरी के चांसेस बहुत सिंपल है। अनलिमिटेड लायबिलिटी भी, अगर किसी ने हमें रीपे नहीं भी किया तो हम इवन उनकी प्रॉपर्टी सेल करके भी क्या कर सकते हैं, पैसा रिकवर कर सकते हैं।
सो जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होगी कंपेयर्ड टू सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर। नेक्स्ट इज मोर कैपिटल। अगेन जब हम लोग कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कैपिटल लेके आ सकते हैं। बिजनेस अगर एक्सपांड करना है तो बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक लिमिट आ जाती थी कि एक लिमिट के बाद ज़्यादा कैपिटल लेके आना हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं था। लेकिन पार्टनरशिप में हमारे लिए वो चीज़ बहुत सिंपल है, हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कैपिटल अट्रैक्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा पार्टनर्स को लेके आएंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग कैपिटल लेके आ सकते हैं, हम हमारे बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। सो ये एक एडवांटेज है कि हम लोग ज़्यादा कैपिटल भी रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब जब डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए, जिसे हम लोग स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं। मतलब जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट है उसे नॉर्मली वही काम देना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यहाँ पे पार्टनरशिप में भी हम उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जो पार्टनर जिस काम में एक्सपर्ट है पर्टिकुलरली उसे वही काम दिया जाएगा, उसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ने लग जाती है, उसका बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर को फॉलो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क को अलॉट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर डिसीजन। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हमने सभी पार्टनर्स को कंसल्ट किया है, सभी पार्टनर्स के ओपिनियन लिए हैं, सजेशन लिए हैं। तो ऑब्वियस बात है जो ओपिनियन है वो ज़्यादा बेटर होगा। जो भी सबसे बेस्ट ओपिनियन है, सबसे बेस्ट सजेशन है, हम उसे कंसीडर कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। सो उस चीज़ का हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज। मतलब हम लोगों को अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में, हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंज करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से चेंजेस कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो पॉसिबल है, हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो हम लोग हमारे एग्रीमेंट में भी क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का भी प्रोटेक्शन होगा। यहाँ पे हर पार्टनर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जब कोई डिसीजन लेते हैं तो नॉर्मली सभी पार्टनर्स को कंसल्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टनर को कंसल्ट नहीं किया है। सो बेसिकली माइनॉरिटी इंटरेस्ट को यहाँ पे क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। किसी भी पार्टनर को ऐसा नहीं होगा कि भाई मुझे कंसल्ट नहीं किया है। इवन कोई एक सिंगल पार्टनर भी डिसोल्यूशन के लिए जा सकता है, वो बोल सकता है कि नहीं अब हमें फॉर्म को क्या कर देना है, डिसॉल्व कर देना है। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एज सच यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, माइनॉरिटी को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट इज डायरेक्ट रिलेशन विद दी कस्टमर। जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग कस्टमर्स के साथ रिलेशन मेंटेन कर सकते थे, उसी तरीके से हम लोग पार्टनरशिप के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स के साथ और एम्प्लॉयज के साथ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। यहाँ पे जो इकोनॉमिक पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब डिवाइडेड है सभी पार्टनर्स के बीच में। मतलब हर पार्टनर को थोड़ा बहुत क्या किया गया है, पावर दिया गया है। नेक्स्ट इज लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स। जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बर्डन थोड़ा सा कम है क्योंकि प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है, और अगर प्रॉफिट डिवाइड होगा तो ऑब्वियस बात है इनकम टैक्स का बर्डन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ये एडवांटेजेस है पार्टनरशिप बिजनेस के, बहुत इजी एडवांटेजेस है। यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। अब तक हम लोग उसका मीनिंग देख चुके हैं, फीचर्स देख चुके हैं और एडवांटेजेस देख चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिसएडवांटेजेस है। मतलब अब हम लोग लिमिटेशंस देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है लिमिटेड कैपिटल। अगर हम लोग आज के टाइम में देखें, मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है, जिस स्पीड से एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में कैपिटल रेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कैपिटल ज़्यादा रेज कर सकती है क्योंकि वहाँ पे जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उतना बिजनेस एक्सपांड होगा। लेकिन पार्टनरशिप में एक लिमिट आ जाती है कि मैक्सिमम पार्टनर्स 50 है या फिर 100 है, उससे ज़्यादा पार्टनर्स नहीं है, तो उससे ज़्यादा कैपिटल लेके आना भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये हमने फीचर्स में भी देखा था कि ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर पार्टनर्स रीपे नहीं कर पाए तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करनी होगी, सेल करनी होगी।
मतलब यहाँ पे हमारे बिजनेस एसेट्स तो सेल होंगे ही, बट अगर हम लोग रीपे नहीं कर पाए तो हमारी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, से फॉर एग्जांपल हाउस, कार या ऐसी कोई भी चीज़, तो वो सब कुछ भी हमें क्या करना होगा, सेल करना होगा इन ऑर्डर टू रीपे द डेट्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट। अब डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है यहाँ पे। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो डिस्प्यूट अगर हो गया, जब तक हम सब लोग यूनिटी के साथ काम कर रहे थे अच्छी बात है, एग्री कर रहे थे, लेकिन इन केस अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो प्रॉब्लम आएगी। और हो भी सकता है, चांसेस है कि किसी का ओपिनियन थोड़ा सा अलग हो और डिस्प्यूट हो जाए वहां पे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम फेस करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस में। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेट्स। पार्टनरशिप बिजनेस में सीक्रेट्स मेंटेन करना बहुत टफ है। उसका रीजन है कि कोई भी डिसीजन लेना है तो हम सभी पार्टनर्स से कंसल्ट करते हैं, प्रॉपर डिस्कशन होता है और प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। और अगर सभी पार्टनर्स को कंसल्ट करेंगे, डिस्कशन होगा, डिसीजन लिया जाएगा, तो एक चीज़ सोच के देखो, सीक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी पार्टनर बिजनेस सीक्रेट्स क्या कर सकता है, बाहर लीक कर सकता है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन शेयर ट्रांसफर। ये भी हमने फीचर्स में देखा था अभी कि जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत सिंपल नहीं है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी वाला एग्जाम्पल दिया था। अगर मिस्टर सी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता है मिस्टर डी को कि आज से मेरी जगह पे मिस्टर डी पार्टनर है, तो पहले उसे मिस्टर ए और मिस्टर बी, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, उनका कंसेंट लेना होगा। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स अपना अपना कंसेंट देते हैं, सभी लोग एग्री करते हैं, तो ही वो अपना इंटरेस्ट क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो हम लोग सभी पार्टनर्स से कंसल्ट करते हैं, और अगर हम लोग सभी पार्टनर से कंसल्ट करेंगे और सब होगा तो ऑब्वियस बात है टाइम लगेगा। सो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिसीजंस लेने में ऐसा बहुत बार हो सकता है कि डिले हो जाए, थोड़ा टाइम लगे। एंड लास्ट इज शॉर्ट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन हमने पहले भी देखा था फीचर्स में भी कि जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा शॉर्ट है, क्योंकि अगर किसी भी पार्टनर को कुछ भी होता है, से फॉर एग्जाम्पल डेथ है या इंसॉल्वेंसी या फिर लॉस ऑफ मेंटल बैलेंस है, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस वहां पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। द पार्टनरशिप बिजनेस कम्स टू एन एंड। सो ये डिसएडवांटेजेस है ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में अलग अलग तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब ये ऐसा पार्टनर है जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट शेयर करने वाला है, लॉस भी शेयर करने वाला है, और एज यूजुअल यहाँ पे लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। सो द पार्टनर विल टेक पार्ट इन द बिजनेस, ही विल हैव एन अनलिमिटेड लायबिलिटी, ही विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड ही विल ऑल्सो ब्रिंग द कैपिटल। एक्टिव पार्टनर, जो नॉर्मल पार्टनर होता है उसी की बात की है यहाँ पर। सेकेंड इज स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर। जब हम स्लीपिंग पार्टनर की बात करते हैं या डॉर्मेंट पार्टनर की बात करते हैं तो ये ऐसा पार्टनर है जो बेसिकली फंड्स तो लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बट एक्टिवली यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर, सो एज सच ये कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा मैनेजमेंट के अंदर। सो बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ एक डिफरेंस याद रखना है, दैट ही विल नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट थर्ड इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब ये ऐसा पार्टनर है जो सिर्फ नाम के लिए, उसका नाम हमें मिला है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी वेल नोन पर्सन का नाम हमारे बिजनेस के साथ अगर जोड़ लेते हैं तो हमारा बिजनेस और अच्छा चलने लग जाता है। मुझे किसी के साथ ट्रांजेक्शन करना था, मुझे मिस्टर ए के साथ ट्रांजेक्शन करना था, मैंने क्या किया, ट्रांजेक्शन करते टाइम मैंने मिस्टर बी का भी नाम यूज किया कि मिस्टर बी मेरे पार्टनर है। मिस्टर बी इज ए वेल नोन पर्सन। अगर मैं उनका नाम यूज कर रहा हूँ और पार्टनरशिप में यहाँ पे हम लोग उनका नाम यूज करके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो मिस्टर बी कौन है, नॉमिनल पार्टनर है। और नॉमिनल पार्टनर में याद रखना, नॉमिनल पार्टनर कभी भी कैपिटल लेके नहीं आ रहा है, ना वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है, ना ही वो लॉस शेयर कर रहा है, बट येस द लायबिलिटी ऑफ द नॉमिनल पार्टनर विल बी अनलिमिटेड। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना नाम दिया है, सामने जिस पार्टी के साथ हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उन्होंने उनके नाम पर ही हमें क्या किया है, अप्रूव किया है ट्रांजेक्शन हमारा। सो बेसिकली यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। नेक्स्ट इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ये ऐसा पार्टनर है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने वाला है, लॉस शेयर नहीं करने वाला है।
और नॉर्मली हम किसी भी इंसान को पार्टनर इन प्रॉफिट क्यों रखते हैं? तो उसका बहुत सिंपल रीज़न है, क्या उसके अंदर शायद कोई स्पेशल स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। ऐसे किसी भी रीज़न की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान को ऐड कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, बट वो लॉस शेयर करने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज पार्टनर बाय एन एस्ट्रोपल और होल्डिंग आउट। जब हम पार्टनर बाय एस्ट्रोपल या होल्डिंग आउट की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे बिहेवियर की वजह से वो इंसान पार्टनर बना है। मिस्टर बी मेरे साथ पार्टनरशिप में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बिहेवियर की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बिजनेस में क्या है, पार्टनर है। और अगर ऐसा है, उनके बिहेवियर की वजह से लग रहा है कि वो मेरे पार्टनर है, से फॉर एग्जाम्पल मैं और मिस्टर बी हम लोग किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए गए थे, कोई डील के लिए गए थे, और वहां पे उस डील के टाइम पे मिस्टर बी भी क्या कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, डील को बार्गेन कर रहे थे। सामने जो भी पार्टी है, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, उन्हें ऐसा लगा कि हाँ ये नेगोशिएट कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं, मतलब ये भी कौन है, पार्टनर है। उनका बिहेवियर देख के ऐसा लगा था, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल और होल्डिंग आउट। प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, लॉस भी शेयर नहीं करेंगे, कैपिटल भी लेके नहीं आ रहे, बट उनके बिहेवियर की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो पार्टनर हैं, सो उनकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। एंड लास्ट वन इज माइनर पार्टनर। नॉर्मली जब हम लॉ की बात करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं, तो उसमें ऐसा क्लियरली मेंशन्ड है कि अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। हम लोग किसी भी माइनर को पार्टनर की तरह ऐड नहीं कर सकते हमारे बिजनेस में। अगर किसी इंसान को पार्टनर बनना है तो उसके लिए उसे कंपल्सरीली क्या होना होगा, मेजर। दूसरी चीज, नॉर्मली ऐसा होता है कि सपोज किसी पार्टनर की डेथ हो गई, जो माइनर चाइल्ड है उनका, उन्हें हम लोग माइनर पार्टनर की तरह ऐड कर सकते हैं। बट याद रखना, माइनर पार्टनर की प्रॉपर्टी को, पर्सनल प्रॉपर्टी को यहाँ पे लेके आना या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो सभी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। सो बेसिकली अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। ये हमने देखा है टाइप्स ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। याद रखना, एग्जाम में लिखते टाइम बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर अलग है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग है। एग्जाम में पहले क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, हमें कि हमें टाइप्स ऑफ पार्टनर पूछा गया है या फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पूछा गया है। सो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अब हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जो कैटेगरी देखेंगे वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, सेकेंड हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, एंड थर्ड जो कैटेगरी हम लोग देखने वाले हैं वो है अकॉर्डिंग टू दी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है वो, और टाइम लिमिट के लिए जो पार्टनरशिप है वो 3 चीजों को देखने वाले हैं। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, जिसमें है पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब है बेसिकली इच्छा, कि यहाँ पे अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर रहा हूँ तो वहाँ पे हम लोगों की इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम चाहें तब तक पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और हम चाहें उस दिन नोटिस दे के पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इट इज ऑन द विल ऑफ द पार्टनर टू डिसॉल्व द बिजनेस। जिस दिन मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, मैं दूसरे पार्टनर को क्या करूंगा, नोटिस दूंगा, और वहां पे उस दिन से हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। सो बेसिकली पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप डिसॉल्व कैसे होगी, सो नोटिस सर्व करने पर। सेकंड हमें बोला है टर्म पार्टनरशिप। जब हम टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम लिमिट। से फॉर एग्जाम्पल हमने पहले ही लिख दिया है कि 5 साल के लिए पार्टनरशिप इज टू बी कैरिड ऑन फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सो 5 साल तक के लिए हमारी पार्टनरशिप रहेगी। 5 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। हाँ, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग पार्टनरशिप को रिन्यू करवा सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं, वो चीज पॉसिबल है। एंड लास्ट इज पार्टनरशिप फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक वर्क। हम लोग पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए, वर्क कंप्लीट होगा हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है, ब्रिज है, फ्लाईओवर्स है, ये सब के कंस्ट्रक्शन के लिए हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उस ब्रिज का या फ्लाईओवर का, हमारी पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। सो याद रखना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप एट विल, बाद में हमने देखा टाइम लिमिट, और बाद में लास्ट में हमने देखा है स्पेसिफिक वर्क। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी सेकंड कैटेगरी, वो है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी।
जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो दो तरह की पार्टनरशिप है, फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी एंड सेकेंड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब हम लिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड एक्सक्लूडिंग वन पार्टनर ऑफ द फर्म ऑल अदर पार्टनर्स लायबिलिटी कैन बी केप्ट लिमिटेड। मतलब यहाँ पे कंपल्सरीली एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। बाकी सभी पार्टनर्स की हम लोग लायबिलिटी क्या रख सकते हैं, लिमिटेड रख सकते हैं। सो एक पार्टनर की लायबिलिटी मिनिमम अनलिमिटेड एंड रिमेनिंग पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है। एंड नेक्स्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो तो हमें पता है, हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, टॉपिक के स्टार्टिंग से, कि नॉर्मली जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अगर हम लोग रीपे नहीं कर पाए तो बिजनेस एसेट्स के साथ साथ हमें हमारे पर्सनल एसेट्स भी क्या करने होंगे, सेल करने होंगे। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी इज अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के हिसाब से है रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन हमने फीचर्स में भी पढ़ा था, दैट रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी। रजिस्टर्ड फर्म मतलब ये ऐसी फर्म है जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमने हमारा बिजनेस रजिस्टर करवाया है, कहाँ पर, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। अगर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो बेसिकली उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड ऑफ फर्म। अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनरजिस्टर्ड फर्म, कि यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हमने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास कोई लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो नहीं की है, कोई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ये सब सबमिट नहीं किए हैं। सो बेसिकली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि पार्टनरशिप को अगर रजिस्टर करवाते हैं तो क्या बेनिफिट्स है, नहीं रजिस्टर करवाएंगे तो ऑब्वियस बात है कुछ डिसएडवांटेजेस हमें, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने होंगे। अब रजिस्ट्रेशन की जब हमने बात की है तो हम सब जानते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से करवाना है, बट रजिस्ट्रेशन क्या है, तो कंपल्सरी नहीं, वो ऑप्शनल है, अगर हम लोग चाहें तो करवा सकते हैं वरना चलेगा, बट एडवाइजेबल है रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना है, हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे एंड याद रखना है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो भी पर्टिकुलर स्टेट का है वहां पे हम लोग अप्रोच करेंगे। मैं अगर से फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस गुजरात में स्टार्ट करना चाहता हूं तो गुजरात में बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफ फर्म की ऑफिस सिचुएटेड है, एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। सो वहां पर हम लोग जाके क्या करेंगे, नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, डिटेल्स सबमिट करेंगे और हम हमारे बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। बट जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स की बात करते हैं, तो कौन सी डिटेल्स सबमिट करनी है वो देखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। बहुत सिंपल है, मैं अपने बिजनेस का नाम और जो भी एड्रेस है वो लिखूंगा। नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ द फर्म, मेरा बिजनेस कितनी अलग अलग जगह पे है, अगर कोई ब्रांचेस है तो उनकी भी डिटेल्स लिखनी है मुझे। नेक्स्ट इज नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम है, उनका टेलीफोन नंबर है, उनका एड्रेस है, पर्सनल डिटेल्स है बेसिकली, वो भी हम लोग मेंशन करेंगे। नेक्स्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ईच पार्टनर, कौन से डे पे, कौन सी डेट को पार्टनर ने यहाँ पे बिजनेस में ज्वाइन किया था वो भी हम लोग लिखेंगे, डेट लिखेंगे बेसिकली। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 50-50, 60-40 या 70-30, ऐसा जो भी रेशियो है वो भी हम लोग मेंशन करेंगे। डिटेल्स रिगार्डिंग द कैपिटल, पार्टनर्स कितना कैपिटल लेके आए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो वो चीज भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड लास्ट इज ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन मतलब अगर से फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड है कुछ स्पेसिफिक 5 इयर्स 10 इयर्स तो वो लिखेंगे। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो हम लिख देंगे पार्टनरशिप एट विल, के नोटिस के हिसाब से हम लोग हमारे बिजनेस को क्या करने वाले हैं, डिसॉल्व करने वाले हैं। सो वो सभी चीजें हम लोग पहले से क्या कर देंगे, डिटेल्स लिख देंगे, सबमिट कर देंगे। रजिस्ट्रार उन सभी चीजों को देखेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा बेसिकली, और अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है तो वो हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या कर देगा, इश्यू कर देगा। फाइनली हमारा बिजनेस क्या हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। अब से फॉर एग्जांपल अगर हमारा बिजनेस रजिस्टर हो गया है तो क्या एडवांटेजेस है, क्या फायदे मिलेंगे रजिस्ट्रेशन के। फर्स्ट इज फॉर द रिकवरी ऑफ फर्म्स ड्यूज द फर्म कैन फाइल अ क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और अब मैं किसी के खिलाफ केस फाइल करना चाहता हूं कोर्ट ऑफ लॉ में रिकवरी के लिए तो पॉसिबल है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं था तो केस फाइल नहीं कर सकते थे थर्ड पार्टी के खिलाफ। नेक्स्ट, पार्टनर ऑफ द फर्म कैन फाइल अ केस इन कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अदर पार्टनर्स। एक पार्टनर अगर दूसरे पार्टनर पे केस फाइल करना चाहता है किसी भी पर्पज से तो वो केस फाइल कर सकता है, क्योंकि अब बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड है।
नेक्स्ट, अ पार्टनर कैन डिमांड जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर हिज राइट्स एंड शेयर। मैं अपने राइट्स के लिए क्या कर सकता हूँ, केस फाइल कर सकता हूँ। राइट्स है, शेयर है, उसके लिए केस फाइल करना अलाउड है। बिजनेस क्या है, अब रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट, द रिटायरिंग पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू द पब्लिक कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द लायबिलिटीज। मैं बिजनेस से रिटायर हो रहा हूँ तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, पब्लिक नोटिस देके उस बिजनेस से अपने आप को फ्री कर सकता हूँ। एंड लास्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म बिकम्स पब्लिक थ्रू द रजिस्ट्रेशन। हमारे बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है वो पब्लिक हो चुका है। कोई भी इंसान बेसिकली जान सकता है कि हाँ ऐसा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सो ये एडवांटेजेस है रजिस्ट्रेशन के। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। बेसिकली चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड की, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात की है कि जब भी हम लोग एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं, नॉर्मली दो ऑप्शन है हमारे पास, रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, बट प्रिफरेबल हमेशा क्या होता है, तो रिटर्न एग्रीमेंट हमेशा प्रिफरेबल होता है। जब हम लोग एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं तो एग्रीमेंट के अंदर कौन सी चीजें हम लोग इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हमें बोला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। हमारे बिजनेस का नाम क्या है और एड्रेस क्या है, बहुत बेसिक चीज है वो तो। नेम, एड्रेस, एज, टाइप एंड टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर। पार्टनर की पर्सनल डिटेल हमने पहले भी देखा था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी कि पार्टनर्स अपना नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, वो सारी चीजें मेंशन करेंगे। पर्पस एंड टाइप ऑफ बिजनेस, हमारा किस चीज का बिजनेस है, क्लोथिंग का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, किस चीज का है वो भी लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ड्यूरेशन, किस दिन हमने बिजनेस शुरू किया था वो भी हम कंपल्सरीली मेंशन करेंगे। और ड्यूरेशन क्या है, पार्टनरशिप एट विल है या फिर टाइम लिमिट है कोई, वो चीज भी। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, उस कैपिटल पे पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो चीज भी हम लोग मेंशन करेंगे। पार्टनर्स बोरोइंग एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एंड देयर लिमिट्स, क्या पार्टनर्स फर्म से कुछ बोरो कर सकते हैं, और अगर बोरो कर सकते हैं तो कितना बोरो कर सकते हैं, उसके ऊपर वो लोग कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, वो सारी चीजें। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लोन ले, पार्टनर एडवांसेस लोन टू द फर्म, और अगर पार्टनर लोन एडवांस कर रहा है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो भी हम लोग पहले से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 50-50 या 60-40। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमॉन्ग द पार्टनर्स। पार्टनर्स में वर्क कैसे डिवाइड हुआ है, कौन सा पार्टनर कितना काम करने वाला है, क्या काम करने वाला है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ सैलरी, कमीशन एंड अदर फैसिलिटीज फॉर द पार्टनर। पार्टनर्स को कितनी सैलरी पे की जाएगी, क्या कमीशन होगा, क्या इंसेंटिव होगा, वो सब कुछ। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग किस तरीके से प्रिपेयर की जाएगी, वो भी हम लोग एग्रीमेंट में पहले से ही मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ पावर फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एंड फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, किसकी सिग्नेचर चलेगी, वो सारी चीजें भी हम लोग पहले से ही मेंशन करेंगे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन का हम लोग कौन सा मेथड ऑप्ट करने वाले हैं, रेपुटेशन की बात है यहाँ पे, गुडविल की बात है, किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा, कौन सा मेथड हम लोग ऑप्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ इंटरमीडियरी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर से फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो इंटरमीडियरी होगा, किसके थ्रू हम लोग डिस्प्यूट सॉल्व करवा सकते हैं, वो चीज है अगर, तो वो भी हम लिख देंगे। नेक्स्ट इज साइनिंग अथॉरिटी फॉर वेरियस डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स पे साइनिंग अथॉरिटी कौन साइन करेगा, किसकी सिग्नेचर चलेगी, वो भी चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, मेंशन करने वाले हैं। प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। नए पार्टनर को एडमिट करने की क्या प्रोसीजर है, किसी पार्टनर को रिटायर होना है तो उसकी क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, वो सब कुछ भी पहले से मेंशन्ड होता है हमेशा। प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ ए माइनर पार्टनर। हमने अभी भी देखा था, नॉर्मली कोई भी इंसान अगर माइनर है तो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन हाँ अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो भी चाइल्ड है उसे हम लोग पार्टनर की तरह इंक्लूड कर सकते हैं, माइनर पार्टनर की तरह। एंड प्रोविजन फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। फर्म फाइनली डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, किस तरीके से हम लोग अकाउंट सॉल्व करने वाले हैं
वो सभी चीज़ें भी हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। यानी बेसिकली यहाँ पे सेटलमेंट की बात की है, वो भी हम लोग एग्रीमेंट में पहले से क्लियर कर देंगे। सो ये इतनी डिटेल्स है जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं। हाँ, रिक्वायर्ड चेंजेस हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ एडिशनल लिखना है या ऐसा कुछ है तो वो चीज़ पॉसिबल है, वो हम पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली ये इतनी डिटेल्स हैं जो कंपल्सरीली हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड में हमेशा मेंशन करेंगे। सो हमारा यहाँ पे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी लोगों को पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ होगा, जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो सब कुछ क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।